छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा नाम है शिव प्रकाश बड़ेगार। मैं शिग्गांव हावेरी जिला के अंतर्गत शिग्गांव के श्री SRJV रंभापुरी कॉलेज के हिंदी प्राध्यापक हूँ। मैं आज भारत रत्न विश्वेश्वरैया इस पाठ को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। छात्रों, भारत रत्न विश्वेश्वरैया इस पाठ की रचयिता है डॉक्टर बालशौरी रेड्डी जी। डॉक्टर बालशौरी रेड्डी जी उपन्यासकार है, बाल साहित्यकार है और अनुवादक भी है। डॉक्टर बालशौरी रेड्डी का जन्म 1928 में आंध्र प्रदेश राज्य के जैसे कि कड़पा जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव है गोल्लगुडूरू नामक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई। बाद में उच्च शिक्षा जो है इलाहाबाद और वाराणसी में इनकी शिक्षा हुई। इनको बनारस तथा हिंदू विश्वविद्यालय तथा श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से मानद हिंदी डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई है। डॉक्टर बालशौरी रेड्डी जी बहुत बड़ी भाषा विज्ञानी है तथा भाषा विद्वान है। अहिंदी भाषा प्रदेश में जन्म लेने के बावजूद भी वे हिंदी के प्रचार प्रसार करते हुए हिंदी की सेवा की है। इतना ही नहीं, भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं से भी वे पुरस्कृत रहे हैं। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जी के जीवनादर्शों से प्रभावित होकर और निरंतर हिंदी सेवा करते करते वे अपने जीवन निरंतर रूप से निभा रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में मैं संक्षिप्त रूप से बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ यहाँ पर 30 मिनट मात्र दिए गए हैं। इन 30 मिनटों में ही मैं भारत रत्न विश्वेश्वरैया इस पाठ को प्रस्तुत करना मेरे लिए अनिवार्य है। तो इनकी रचना इस प्रकार है: शबरी, जिंदगी की राह, यह बस्ती ये लोग, बग्न सीमाएं, लकुमा, प्रोफेसर दावानल, बैरिस्टर आदि। विविध साहित्य, पंचामृत, तेलुगु वाङ्मय विविधताएं, तेलुगु साहित्य का इतिहास, आंध्र के महापुरुष, आदर्श जीवनियां, दक्षिणी की लोक कथाएं आदि है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत जो जीवनी भारत रत्न एवं विश्वेश्वरैया जी के जैसे संबंधित है। विश्वेश्वरैया जी के व्यक्तित्व तथा कार्यकुशलता का परिचय इस जीवनी में मिलता है। और इतना ही नहीं, भारत के विकास में विश्वेश्वरैया जी के व्यक्तिगत योगदान क्या है, संपूर्ण परिचय यहाँ हमें मिलता है। इतना ही नहीं, भारत रत्न विभूषित विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन जो है इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो कर्मठ योगी विश्वेश्वरैया जी की जो क्षमता और उनकी कार्यकुशलता से परिचित कराने हेतु आप लोगों को इस पाठ को चयनित की गई है। तो आइए आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत देश के विकास में जिन जिन महापुरुषों ने योग दिए हैं, उन महान पुरुषों में से हम कह सकते हैं सदैव विश्वेश्वरैया जी का नाम बहुत ही विशेष रूप से हम कह सकते हैं, क्योंकि विश्वेश्वरैया जी जो है उच्च कोटि के इंजीनियर मात्र नहीं बल्कि वे बड़े प्रशासक भी थे। अपनी प्रखर बुद्धि तथा मेधा के द्वारा उन्होंने सिंचाई, देश भर में सिंचाई और औद्योगिक क्रांति भी की है। इतना ही नहीं, उनकी असाधारण प्रतिभाशाली शक्ति को और मेधा शक्ति को देखकर लोग भी चकित थे विश्वेश्वरैया के बारे में। तो विश्वेश्वरैया ऐसे महान व्यक्ति, विश्वेश्वरैया जी का जन्म कर्नाटक राज्य, पहले मैसूर राज्य था लेकिन अब कर्नाटक राज्य हम कहते हैं। आप जानते हैं कर्नाटक राज्य के कोलार जिला के अंतर्गत जो है मुद्देनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में इनका जन्म सितंबर 15 और 1961 में इनका जन्म होता है। इनका पूरा नाम जो है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था, विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम। विद्यार्थियों, विश्वेश्वरैया के माता पिताजी बहुत गरीब थे। उन्हें पढ़ाने लिखाने की शक्ति उनमें न थी, लेकिन विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन बहुत थी। तो जैसे तैसे उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपनी ही गांव जो मुद्देनहल्ली थी वहां पर ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बाद में हाई स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु वे बेंगलोर पहुंचे, जहां पर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। किसी एक रिश्तेदार के घर में वे ठहरे और देखिए उनकी क्षमता 8वीं कक्षा में पढ़ते वक्त वे ट्यूशन करके अपने दिन काटने लगे। ऐसे मेधा शक्ति बाल्यावस्था में ही विश्वेश्वरैया के पास थी। तो बाद में
मैट्रिक पास हो जाने के बाद सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो जाते हैं। सेंट्रल कॉलेज में मन लगाकर पढ़ते पढ़ते बीए उत्तीर्ण किया विश्वेश्वरैया ने। तो विश्वेश्वरैया की क्षमता, विश्वेश्वरैया के गुण और उनकी प्रतिभा से परिचित वहां पर एक अंग्रेजी प्राचार्य प्रभावित हो गए और जिन्होंने जो है पूना के साइंस कॉलेज प्रिंसिपल भी अंग्रेज थे, उनके नाम पर एक सिफारिश पत्र विश्वेश्वरैया के बारे में लिखा, जिसमें विश्वेश्वरैया का गुणगान किया गया था, प्रशंसा की गई थी। तो पूना के साइंस कॉलेज के प्राचार्य जो थे उन्होंने विश्वेश्वरैया जी को भर्ती कर लिए और विश्वेश्वरैया जी की जो है इंजीनियरिंग शिक्षा वहां पर प्रारंभ हो गई और उनको उसके साथ ही उनको छात्रवृत्ति भी मिली। बहुत गरीब संकष्ट को भोगने के बाद अनुभव के स्तर पर आकर जब पूना तक पहुंच गए थे तो मन लगाकर कर्मठ योगी विश्वेश्वरैया जी ने ध्यान से हर दिन पढ़ने लगे। अपनी एक मिनट भी वो व्यर्थ होने नहीं देते थे विश्वेश्वरैया जी। इसलिए वे समय से पहले ही इंजीनियर शिक्षा पूर्ति की और सफलता हासिल कर ली विश्वेश्वरैया जी ने। और इतना ही नहीं, बंबई विश्वविद्यालय भर में प्रथम श्रेणी में प्रथम निकले। उस समय की बात मैं कह रहा हूं छात्रों कि वहां पर एक नियम था बंबई विश्वविद्यालय में कि जो भी छात्र तो अध्ययन करते वक्त प्रथम स्थान में आ जाता है तो उसे नौकरी दे देनी चाहिए। तो विश्वेश्वरैया जी बंबई विश्वविद्यालय पर में प्रथम श्रेणी में प्रथम निकलने के कारण उनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नौकरी मिल गई और जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर पद में वे नियुक्त हो गए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೋಕ್ಷಗೊಂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 1861ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಬಡವರಿದ್ರು. ಕಲಸಾಕ ಓದ್ಸಾಕ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಲಿಯ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರ ಒಂದು ಕಳವಳಿಯೊಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಪ ಅವ್ರು SSLC ಮಟ್ಟ ಕಲಿತರು. ಮುಂದೆ ಏನೈತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನೊಳಗೆ ಅವರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈತನ ಗುಣ, ಈತನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಖರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕರುಣಾಮೃತರಾಗಿ ಈತನಿಗೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೂನಾದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಈತನನ್ನ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬಾಂಬೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತೊಂದು ನೇಮ ಇತ್ತು, ಯಾರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತರಾದರು. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಕತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತು. बंबई सरकार की नौकरी करते समय विश्वेश्वरैया जी ने नहरों के निर्माण में बड़ी दक्षता प्राप्त कर ली. इतना ही नहीं, मुख्यतः शहरों के लिए पानी और नालियों के प्रबंध करने में बहुत ही बड़े निपुण निकले. बड़ा निपुणತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. बड़े बड़े शहरों में पानी की पीने का पानी की व्यवस्था करने में जो है यहाँ पर आसान काम न था. तो बहुत ही मेधा शक्ति की जरूरत थी. वह मेधा शक्ति भगवान की कृपा से विश्वेश्वरैया में थी. इसलिए उन्होंने असाधारण अपनी वैयक्तिक शक्ति से इन सारे काम को साध लिया. विश्वेश्वरैया जी ने जहां पर भी पानी के संबंधित जो भी योजनाएं होती थी उस प्रदेश के लोग उनको निमंत्रण दिया करते थे. वे सूझबूझ से उस कार्य को अपनी क्षमता से संपन्न किया विश्वेश्वरैया जी ने. ಎಲ್ಲೇ ಕರೆ ಬಂದ್ರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಹರಗಳಿಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ पुण्य कटगुंड्रो विश्वेश्वरಯ್ಯನವರು. छात्रों में आपके सम्मुख सिर्फ विश्वेश्वरैया जी, उस समय की बात मैं बता रहा हूं. उनकी उम्र केवल 31 वर्ष की थी उम्र. तो उन्होंने बहुत बड़ा कार्य साध लिया. वहां है शक्कर बैरेज और वाटर वर्क्स का निर्माण. 1894 की बात है. 1894 की बात है. उन दिनों सिंध प्रांत उस समय जो बंबई राज्य का जो हिस्सा था, बंबई राज्य का हिस्सा था, आज तो पाकिस्तान में है. सिंध प्रांत बहुत ही रेगिस्तान है. एक बूंद पानी भी मिलने की संभावना वहां पर नहीं होती है. तो इसलिए जहां पर एक छोटा सा शहर है और उस शहर का नाम है शक्कर.
शक्कर शहर के लिए पानी का प्रबंध करने की जरूरत थी। उस पानी की व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी जो है विश्वेश्वरैया पर सौंप दी गई। तो विश्वेश्वरैया जी ने बहुत ही सूझबूझ से उस कार्य को अपनी क्षमता से उन्होंने सफलता हासिल कर ली। तो वहां पर जो है पानी की व्यवस्था की, इसलिए तब से विश्वेश्वरैया का नाम जो है पूरे देश में फैल गया। ಆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಹರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧುನಿಕ ಭಗೀರಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ। प्रतियों अपने प्रत्येक एक काम में अपने प्रत्येक कार्य में अपनी प्रतिभा का परिचय देते ही चलते हैं विश्वेश्वरैया जी। यही कारण है कि 1904 में बंबई की सरकार के प्रतिनिधि के हैसियत से शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में वे उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार विश्वेश्वरैया के बारे में अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं विद्यार्थियों। ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ। और यहाँ एक बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि क्या है कि देखिए विश्वेश्वरैया पूना के निकट कड़कवासला नामक एक बांध बनाया गया था। उस कड़कवासला के बांध के लिए एक ऑटोमेटिक दरवाजे की डिजाइन विश्वेश्वरैया जी के द्वारा ही की गई। ऑटोमेटिक दरवाजा अपने आप में खुलना, अपने आप में बंद हो जाना। तो इस प्रकार की डिजाइन उस वक्त जो है इन्हीं की क्षमता, इनकी विश्वेश्वरैया की क्षमता से इस डिजाइन की गई। तब जैसे कि जो मैं बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत प्रशंसा हुई। न केवल इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रशंसा हुई कि उस वक्त बलिष्ठ राष्ट्र माना जाने वाले बलिष्ठ राष्ट्र अमेरिका के पनामा के नहरों के लिए भी इसी डिजाइन की नकल की गई। बाद में क्या था, विश्वेश्वरैया जी का नाम न केवल भारत देश में मात्र व्याप्त हुआ, पूरी दुनिया में विश्वेश्वरैया जी का नाम फैल गया उन्हीं की क्षमता पे। तो विश्वेश्वरैया अपनी क्षमता के साथ ही भगवान की कृपा से अपने पैरों पर खड़े होकर इन सारे काम को साध लिया और सफलता की प्राप्ति हासिल की विश्वेश्वरैया जी। ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪನಾಮಾ ಕಾಲುವೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಮೆರಿಕದೊಳಗೆ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಪಡೆದಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1906 की बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि समय मेरे लिए बहुत कम है। 1906 में अदन नामक एक प्रांत था, जहां से भी उनको बुलावा आ गया, वहां पर भी जाकर विश्वेश्वरैया जी ने पानी का इंतजाम किया और नालियां बनाई और वहां पर भी उनकी प्रशंसा मिली। इस प्रकार पदोन्नति भी मिली और इतना अनिवार्य हो गया, जहां पर भी जो भी योजनाएं बनाते वक्त इनकी सलाह लेना जरूरी समझे जाने लगा। बड़े बड़े इंजीनियरों के बीच में इनका नाम भी गिने जाने लगे और पदोन्नति भी हुई। लेकिन दुरदृष्ट की बात मैं बताना चाहूंगा कि जिस जगह पर वे काम करते रहे वहां पर इनके पेशे में काम करने वाले जो इंजीनियर्स थे वे ईर्ष्या करने लगे, बहुत ईर्ष्या करने लगे। क्योंकि इसके लिए दो कारण थे, क्योंकि विश्वेश्वरैया की क्षमता और जो है उम्र से बहुत छोटे थे, वे सिर्फ 47 आयु के थे, उम्र के थे और जो है पहले वो सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर बन गए थे और वरिष्ठ पुरानी इंजीनियरों से भी बढ़कर पद की दृष्टि से, वेतन की दृष्टि से आगे बढ़ चुके थे। पद की दृष्टि से, वेतन की दृष्टि से भी आगे बढ़ चुके थे। और इतना ही नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर होने के नाते सभी सलाह इन्हीं के द्वारा ही ली जाती थी। इन सारे अंशों को देखकर वहां के जो इंजीनियर जो थे उनके पेट में जलन होने लगा और ईर्ष्या करने लगे। सूक्ष्ममती विश्वेश्वरैया जी इन सारे अंशों को समझ लेने के बाद एक दिन अचानक अपनी नौकरी पर इस्तीफा दे दिए। लेकिन बात यह है, उम्र तो बड़ी छोटी थी लेकिन पेंशन नहीं दिए जा सकते थे। लेकिन उनकी क्षमता को महाराष्ट्र सरकार देखकर, उनकी क्षमता और उनकी योग्यताओं को देखकर पेंशन भी उनको दे दी गई। ಇವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು। ಇಷ್ಟು ಅವರು ಬಹಳ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಪಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೀಸಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया जी हैदराबाद के इंजीनियरिंग सलाहकार के रूप में नियुक्त हो गए विद्यार्थियों। तो उन दिनों हैदराबाद में जो है निजाम नवाब का शासन था। निजाम नवाब पूरी दुनिया में बड़े अमीर माने जाते थे।
लेकिन अमीर बने तो क्या, निजाम नवाब के सामने एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी थी। वह मुसीबत क्या थी? मूसी नदी में बाढ़। हर वर्ष मूसी नदी में बाढ़ आती थी और वह मूसी नदी का पानी घुस कर आ जाता था हैदराबाद शहर में, सब तबाही हो जाती थी। नियंत्रण नहीं कर पा रहा था निजाम नवाब जी। और इतना ही नहीं, उनके मन में एक चिंता थी कि सब कामकाज बंद हो जाते थे, सब तबाही हो जाती थी। इसलिए उन्होंने नवाब निजाम ने विश्वेश्वरैया से निमंत्रण किया विश्वेश्वरैया जी को। विश्वेश्वरैया जी भी वहां पर इंजीनियरिंग सलाहकार के रूप में नियुक्त हो गए थे। उन्होंने विश्वेश्वरैया जी ने मूसी नदी के पानी को काबू में पाने के लिए योजनाएं बनाई और बाद में मूसी नदी के लिए बहुत बड़ा बांध भी बनवाया। ಯಾವ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮೂಸಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಆ ಮೂಸಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು। जिस पानी के द्वारा तबाही हो जाती थी और सर्वनाश हुआ करता था, उसी पानी को पीने के पानी के रूप में परिवर्तन करके नालियां बनाई। और इतना ही नहीं, हैदराबाद शहर के बीच में जैसे कि बाग आम नामक गार्डन जो है इन्हीं के पर्यवेक्षण में स्थापना की गई। तो यहाँ पर इनके अतक जो कार्यकुशलता और शासन पटुता को देखकर जो है नवाब शासन जो है आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार उनकी क्षमता थी विश्वेश्वरಯ್ಯ जी की। ಯಾವ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಸಿ ನದಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಸಿ ನದಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು। ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಪಾಠ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, अब हैदराबाद हो गया तो मैं बताना चाहूंगा वही व्यक्ति अच्छी तरह से काम कर सकता है जिसके मन में धन की लालसा ना हो और पद की लालसा ना हो और कीर्ति की अपेक्षा ना हो। तो इस प्रकार विश्वेश्वरಯ್ಯ जी प्रामाणिकता के साथ दिल लगाकर कहीं पर भी क्यों ना जाए वहीं पर काम करने में लग जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो इतना ही नहीं, दक्षिण भारत की रियासत में अब हैदराबाद मैसूर का नाम आ जाता है। मैसूर नाम सुनते ही बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे राज्य है। पहला मैसूर राज्य कहा जाता था, अब कर्नाटक में बदल गया है। मैसूर राज्य में उस समय जो शासन था कृष्णराज वडेर जी बहुत ही दयालु राज माने जाते थे और जनता की सुखी चाहते थे। वे जनता को सुखी रखना चाहते थे और जनताओं की सेवा करने के लिए अनेक बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं उनके मन में थी। उन सारे योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कृष्णराज वडेर जी को जो है सर विश्वेश्वरಯ್ಯ जी की सलाह लेना जरूरी समझे जाने लगे। तो इसलिए वो खुद विश्वेश्वरಯ್ಯ जी को निमंत्रण किए। विश्वेश्वरಯ್ಯ जी के मन में आनंद की अनुभूति हो गई क्योंकि मैसूर राज्य मैसूर प्रांत उन्हीं की जन्मस्थान था। इसलिए जन्मस्थान मातृभूमि की सेवा करने में वे आनंद का अनुभव कर लिया और उन्होंने जो है चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हो गए और इस पद पर उन्होंने 3 वर्ष तक लगातार सेवा की। चीफ इंजीनियर आगे 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು। विश्वेश्वरಯ್ಯ की कार्यकुशलता और शासन पटुता को देखकर महाराजा मुग्ध हो गए। और इतना ही नहीं, विश्वेश्वरಯ್ಯ जी को अपना दीवान नियुक्त किए। उस पद पर उन्होंने 6 साल तक लगातार सेवा करते रहे। उन 6 + 3 9 साल तक जो उन्होंने सेवा की उस समय बहुत सुधार लाए। मैसूर राज्य में हर विभाग में सुधार लाया विश्वेश्वरಯ್ಯ जी ने। और जो है विश्वेश्वरಯ್ಯ दीवान के जैसे कि सुधार किया, नई नई योजनाएं चालू की और विशेष रूप से आर्थिक स्थिति में उन्होंने सुधार लाया और राज्य की आमदनी बढ़ाई। बड़े बड़े कारखाने खोले गए। नई नहरों के द्वारा 1.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का इंतजाम किया। देखिए 1.5 लाख एकड़, ये कम बात है क्या? 1.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के प्रबंध इन्होंने किया और कारखाने खोले गए और राज्य की आमदनी बढ़ाई गई। और मैसूर राज्य के निकट एक शिव समुद्र जलप्रपात है। इस जलप्रपात पर बिजली का केंद्र की स्थापना इन्हीं के पर्यवेक्षण में वो स्थापना की गई। इसलिए राज्य की आमदनी भी बढ़ गई। इतना ही नहीं, मशहूर हो गया मैसूर राज्य पूरे देश में। इस दृष्टि से इस समय
विश्वेश्वरैया जी के मन में एक अनुभव आ गया। वह है बताना अनिवार्य है कि किसी प्रदेश की प्रगति और उन्नति जो है उस प्रदेश की सिंचाई तथा औद्योगिक प्रगति पर निर्भर होती है। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು। ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ आगे चलकर विश्वेश्वरैया जी ने कदम रखा उन्होंने कि मैसूर राज्य में चंदन का तेल कारखाना, सीमेंट कारखाना, साबुन कारखाना तथा कागज कारखाने भी खोले। ಒಂದ ಎರಡು ಎಲ್ಲಾ कारखानेಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ आज तक भी हम देखते हैं भद्रावती में मशहूर इस्पात कारखाना जो है इन्हीं के पर्यवेक्षण से निर्मित किया गया है। ಭದ್ರಾವತಿಯ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರ ಒಂದು ಅಥಕ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ। विद्यार्थिगणे मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया प्रमुख जो है तीन प्रकार के जो है प्रमुख कार्य तीन कहे जा सकते हैं, तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं विश्वेश्वरैया जी के द्वारा की गई सेवाओं को। उनमें प्रमुख है कावेरी पर बांध, KRS कृष्णराज सागर। KRS है कृष्णराज, मशहूर है कृष्णराज सागर, आज तक भी मशहूर है। इस बांध के आज तक की बात नहीं है, हमेशा के लिए वो मशहूर है। इस बांध के निर्माण में इस बांध के निर्माण के द्वारा उद्योगों के लिए बिजली प्राप्त हुई और सिंचाई के लिए पानी मिला। और इतना ही नहीं, मैसूर राज्य के विकास में कृष्ण राज्य सागर का प्रमुख स्थान भी है। और इतना ही क्योंकि भारत में अपने जो है यह बांध अपने ढंग का पहला था। इसका पूरा श्रेय जो है विश्वेश्वरैया जी को ही समर्पित है, क्योंकि देश के कोने कोने से यात्रीगण आ जाते हैं और जो है KRS को देखते देखते ही ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ जी के नाम ಸ್ಮರಣ करते हैं। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಈ ಎರಡನೇದು और द्वितीय भाग यह है मैसूर नगर के बीच में वृंदावन उद्यान का निर्माण इन्होंने किया और पूरे देश में यह उद्यानवन प्रमुखता के रूप में दिखाई देने वाला उद्यानवन है। अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्णವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ वृंदावन उद्यानवन ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೇವೆ। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, और विशेष बात मैं बताना चाहूंगा जो है विश्वेश्वरैया मैसूर के शासन व्यवस्था में भी उन्होंने बहुत सुधार किए। मैसूरिನ शासन व्यवस्थೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ सुधारणೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು। पंचायतों की व्यवस्था की, गांव में शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए जो वहां सुधार कार्यों में सरकार को सलाह देने लगे। देखिए कैसी बात है, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಹರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ। ಬರೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿನಿಂದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಲ್ಲ, ಜನರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು। ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, विश्वेश्वरैया जी अपना मैसूर बैंक नामक बैंक को भी खोला और उन्होंने बैंक भी बनाया। उन्होंने मैसूर बैंक ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ है। ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಥಾಪನಾದ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು। विद्यार्थिगणे देखिए इनकी क्षमता कितनी है। तो इसलिए इस प्रकार के आर्थिक विकास में इनका अध्ययन बहुत बड़ा है और अद्भुत है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति की मैसूर राज्य में विश्वेश्वरैया जी, क्योंकि उस समय दक्षिण भारत देश में सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय था। पूरे भारत देश में 5 विश्वविद्यालय थे, जिनमें से जो है दक्षिण भारत में इनकी मद्रास विश्वविद्यालय मात्र था। तो आशा थी विश्वेश्वरैया जी की इच्छा थी कि मैसूर में मैसूर विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए भी वो कोशिश करें। वो कोशिश किए, लेकिन उस कोशिश करते वक्त बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा और संघर्ष करते करते आगे कदम रखे, लेकिन अपने पीछे नहीं हटे हुए और सार्थकता की प्राप्ति हुई और उन्होंने अंत में जो है आखिर अपने प्रयत्न में वे सफल हुए और विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई। तो इस प्रकार विश्वेश्वरैया के अथक प्रयत्नों के कारण मैसूर राज्य जो है हर दिशा में उन्नति की, लोग भी खुशहाल थे। इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य में पड़ गया। वे लोग भी अपने अपने राज्य की तरक्की करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, उस राज्य में अंग्रेजी की सियासत थे।
अंग्रेजी लोग, जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, अंग्रेजी जब मद्रास राज्य की उन्नति भी नहीं करना चाहते थे और मैसूर राज्य की उन्नति भी उनसे देखी नहीं गई, इसलिए पहले ये अंग्रेज हैं, इसलिए उन्होंने सोचा विश्वेश्वरैया जी के विरुद्ध मैसूर राज्य के कान भरने शुरू कर दिया। ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಕುನಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಿವಿ ಕಡನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯರಿಗೆ ಚಾಡಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು। ಕಾನಬರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಹಾವರೆ, ಚಾಡಿ चुच्चू ಅಂತ। सूक्ष्ममती विश्वेश्वरैया जी ने तुरंत अपनी नौकरी पर इस्तीफा दे दिया और उस नौकरी से बाहर आ गए। 1918 में ये घटना घटी और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता की अनुभूति करते हुए उन्होंने बाद में विदेशों की यात्रा करने लगी, विदेशी यात्रा प्रारंभ ಮಾಡಿದ್ರು। जब उन्होंने भारत लौटने पर सरकार ने उनको अनेक विकास योजनाओं के जो है समिति का सदस्य भी नियुक्त किए। उन दिनों भारत देश में नई दिल्ली को राजधानी बनाने जा रहे थे और इंजीनियरों की कमेटी भी बनाई गई और मैसूर, जैसे कि माफ कीजिए, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली की कमेटी कहलाई गई। तो उस कमेटी में भी विश्वेश्वरैया जी को सदस्य के रूप में गौरव के साथ नियुक्त किए गए और गौरव को नियुक्तिಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು और एक प्रमुख सदस्य के रूप में वे पहचाने जाने लगे विश्वेश्वरैया जी। ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಾರ, ಚಂದಾಗಿ ಓದಬೇಕು। ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರಾಗ್ರಿ। ಕರೋನಾ ಬಂದೈತಿ, ಮೊಬೈಲ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮವ್ವ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾರ, ಹೊಲದಾಗ ಹರಕದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹರಕದ ದೋತ್ರ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಓದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಓದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ನೋಡಿ। और इतना ही नहीं, विश्वेश्वरैया ने मैसूर में जो अपनी कार्यकुशलता दिखाई और प्रशासनिक पटुता को देखकर टाटा कंपनी रीच गए और विश्वेश्वरैया जी को अपने जैसे कि कारखाने के डायरेक्टर नियुक्त किया। अनेक वर्षों तक इस पद पर काम करते हुए इस्पात कारखाने के विकास विश्वेश्वरैया जी ने किया और अपनी शक्ति लगाई विश्वेश्वरैया जी ने ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರೆ ಎಳೆದು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರು ಒಂದ ಎರಡ ಅನೇಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। विद्यार्थिगण, देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने अपने सर्वोच्च उपाधियां विश्वेश्वरैया को देकर अपने जैसे कि उनके प्रति आदर प्रकट किया है। कतारे में खड़े हो गए थे विश्वविद्यालय और विश्वेश्वरैया जी को निमंत्रण करते हुए अपने जैसे कि सर्वोच्च उपाधियों को देकर जैसे कि गौरव और आदर प्रकट किया विश्वेश्वरैया जी की ओर। और इतना ही नहीं, उनकी विशिष्ट सेवाओं को देखकर स्वतंत्र भारत सरकार ने 1955 में 1955 हमारे भारत देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से उन्हें विभूषित किया गया। उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र जैसे कि 94 वर्ष की थी। 15 सितंबर 1961 में 15 सितंबर 1961 में सारे भारत देश में विश्वेश्वरैया की जन्मशती मनाई गई। ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಪುಣ್ಯ, ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ರು। ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಗಳು ಮುತ್ತಜ್ಜಗಳು ಹುಟ್ಟಬ್ಬ ನಮಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರ ಹುಟ್ಟಬ್ಬನ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗ ಆಚರಿಸಿದ್ರು। ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ अल्वा। बाद में मनाई गई, पूरे देश में जन्मशती मनाई गई। इसके बाद 7-8 महीने तक मात्र वे जीवित रहे। इस प्रकार अपना पूर्ण आयु भोग कर विश्वेश्वरैया जी ने अप्रैल 14, 1962 में बेंगलुरु में इनकी मृत्यु हो गई और चिर विश्राम लिया विश्वेश्वरैया जी। तो मैं बताना चाहूँगा विश्वेश्वरैया जी के व्यक्तित्व के बारे में अब समय बीत जा रहा है। विश्वेश्वरैया बहुत ही एक कर्मयोगी थे। भविष्य के दर्पण में भारत के विकास देखना चाहते थे वे, और एक कर्मठ योगी थे, महातपस्वी थे विश्वेश्वरैया जी। उन्होंने जीवन पर्यंत विश्राम नहीं लिया। विश्राम यह शब्द उनसे बहुत दूर था। उनकी दीर्घायु का कारण पूछने पर वे कहा करते थे कि वे हमेशा के लिए काम करते रहते थे और इतना ही नहीं, अपना समय का सदुपयोग करते थे। 1 मिनट भी व्यर्थ होने नहीं देते थे। विश्वेश्वरैया जी सदा मेहनत करते थे, दूसरों से भी यही इच्छा रखते थे विश्वेश्वरैया जी। उनका विश्वास था, ध्यान से सुनिए, इनका विश्वास था भारत में आलसियों की संख्या अधिक है, इसलिए हमारे देश जापान, अमेरिका जैसे
तरक्की नहीं कर पा रहा है। उनका विश्वास था जिस दिन अपने आलसीपन को त्याग देंगे भारतवासियों, उसी दिन हमारे देश की भी विकास होगा। विश्वेश्वरैया जी सेवा भाव को अत्यंत पवित्र आचरण करते थे। जिंदगी भर देश की तथा मानव समाज की सेवा में लगे रहे। विश्वेश्वरैया जैसे एक दर्जन कर्मयोगी यदि इस देश में पैदा हो जाते तो हमारे देश के स्वरूप को ही बदल डालते। विश्वेश्वರಯ್ಯನಂತವರು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ 136 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಐತಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು 12 ಜನ, ಒಂದು ಡಜನ್ ಜನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನಂತವರು ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. 10 ಹಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾನಪದ ಮಾತ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ विश्वेश्वरैया का चरित्र आदर्शपूर्ण था। वे विनयशील तथा साधु प्रकृति के थे। वे साधु प्रकृति की थे। ईमानदारी तो उनके चरित्र की अटूट अंग ही था। ईमानदार प्रामाणिकते ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದಾರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. विश्वेश्वरಯ್ಯನವರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಂಗೆ ಇದ್ರು. असाधारण प्रतिभा रखते हुए भी उन्होंने कभी गर्व का अनुभव नहीं किया। ಯಾವತ್ತೂ ಅಹಂಕಾರ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಜಾಣರಿದ್ದರು, ನಿಜವಾಗಿ ಜಾಣ ಇದ್ದರು, ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರು, ಎಂದೂ ಗರ್ವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವರ ಟಣಕ ಪಣಕ ಹಾರಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ विश्वेश्वरಯ್ಯನವರು ತುಂಬಿದು ಕೂಡ ಇದ್ದಂಗಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ. बड़ा हुआ गड़ा जैसे थे वे। और इतना ही नहीं, वे सदा देश के विकास की सपने देखते थे। मैंने जो कहा ना, भविष्य के दर्पण में भारत के विकास देखना चाहते थे। यस, अपने जीवन काल में उन्होंने कई सपने साकार होते देखे। अपने श्रम एवं स्वावलंबना द्वारा कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में ऊपर उठ सकता है। ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಂತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, जगत में ಮುಂದೆ ಬರೋದು अपने पैरों पर खड़े होकर जो भी हो, लेकिन पल की अपेक्षा करते बिना, पल की अपेक्षा किए बिना हम यदि हम काम करेंगे तो हम सशक्त हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, विश्वेश्वरैया जो अपने श्रम एवं स्वावलंबन द्वारा कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में ऊपर उठ सकता है, इसका जबरदस्त प्रमाण डॉक्टर विश्वेश्वरैया की जीवनी है। आज हमारे बीच डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी नहीं है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ विश्वेश्वरಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲ। फिर भी उनके द्वारा निर्मित बांध तथा कल कारखाने उनके स्मारक बने हुए हैं। ಬಾಲಶೌರ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರೆದಾರ ನೋಡಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂಥ ಸ್ಮಾರಕಗಳು। उन्हीं के द्वारा निर्मित बांध तथा फैक्ट्रियां, इनकी कारखाना जो है वही स्मारक बन गए हैं। तो और उनके अनुभव बुद्धि कुशलता का स्मरण दिला रहे हैं। उनका स्मरण भी हम आज करते हैं। ऐसे महान विश्वेश्वरैया पर, ऐसे महान विश्वेश्वरैया पर सारे भारत को गर्व है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಾಠ. ನೀವು ಕೂಡ ಆಲಸ್ಯತನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, ನಾವು ನೋಡೋಣ. 1 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. विश्वेश्वरैया का पूरा नाम लिखिए। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ? मुद्देनहಳ್ಳಿ, कोलार जिले के अंतर्गत। विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे? समय के बड़े पाबंद थे। विश्वेश्वरैया किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए? 23 साल की उम्र में। विश्वेश्वरैया ने किस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेट का डिजाइन किया? कड़क वासला। नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? हैदराबाद राज्य के। किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी? मूसी नदी में। कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है? KRS, कृष्णा राजा सागर। 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया? भारत रत्न उपाधि से। विश्वेश्वरैया की मृत्यु 14 अप्रैल 1962 में, 14 अप्रैल 1962। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे के रूप में। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅರ್ಧ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿನಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಅವರ ಪಾಠವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಹಿಂದಿಯನ್ನು ನೀವೇನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. जो आपने हिंदी को चुन लिया है, हिंदी को चुन लिया है ना, इसलिए पहले मैं आपको धन्यवाद समर्पित करना चाहता हूँ। तो आज मैं भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी के बारे में भले ही संपूर्ण भी क्यों न हो, संक्षिप्त रूप में भी क्यों न हो, मैं प्रस्तुत करने की कोशिश